सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। पूनिया जी का साथ इस प्रोग्राम में हर रोज की तरह होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। सबसे पहले करते हैं पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करें सबसे पहले बात नेतन्याहू की। नेतन्याहू बोल रहे हैं कि ट्रंप के इशारों पर काम नहीं करता। शुरुआत जंग की बेशक ऐसे की गई हो के दुनिया बोल रही थी कि ट्रंप इजराइल के इशारों पर नाच रहा है, नेतन्याहू के इशारों पर नाच रहा है, लेकिन यहाँ तक आते आते इतना कुछ बदल गया कि अभी एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। क्या कारण है इसका? देखिए, गुरप्रीत, इस बयान का मुझे तो लगता है कि डिप्लोमेटिक बयान है और अमेरिका के कहने पर ही दिया गया बयान है। क्योंकि आपको पता हो कि एक तरफ तो स्विट्जरलैंड में बातचीत बातचीत हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, और आज बातचीत का दूसरा दिन है, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जो नेतन्याहू है, वो अजीबो-गरीब बयान देके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लेबनान के मामले में और मामलों के ऊपर वो अपनी सहमति नहीं दिखाएँगे। तो और ये आपको पता ही होगा कि जो होम टर्फ है, वहाँ पर भी उनके ऊपर लगातार ये प्रेशर बना हुआ है नेतन्याहू के ऊपर कि वहाँ पर भी जो अपोज़िशन है, वो लगातार उनको अमेरिका का चमचा कहती रहती है। तो वो वहाँ पर ये क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अमेरिका के चमचे नहीं हैं, अपनी होम टर्फ पे। जैसे मतलब ट्रंप के खिलाफ अपोज़िशन लगातार एक बात कह रही है कि भई 32 लाख करोड़ रुपए देने का जो वायदा किया है ईरान से, तो उसको कह रहा है ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि हम एक चवन्नी नहीं देंगे। तो वो वाली स्थिति है। और दूसरा मेरे को लगता है कि अमेरिका ने भी कहा होगा कि भई बातचीत चल रही है, 14 पॉइंट्स के ऊपर बात होनी है, और अ, इस अगर बातचीत होनी तो उसमें हम ज़्यादा तभी बार्गेन कर पाएँगे, तब हमारा जो ये वाला मोर्चा है, इज़राइल वाला मोर्चा, ये ओपन रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रैटेजी के तहत ही हो रहा है, इसको अगर आप अलग देखेंगे तो वो ठीक नहीं है। आज दूसरे दिन की बातचीत खत्म हुई है, तो उसमें ईरान ने भी बाहर आके कहा है, ईरान के लोगों ने भी, जो डिप्लोमेट्स हैं, कि हाँ, 14 पॉइंट्स में बातचीत हुई, पर बातचीत हो रही है, और परमाणु वाला भी एजेंडे को लेकर भी बातचीत हो रही है। इसके अलावा मतलब पाकिस्तान के जो पीएम हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी ये दावा किया है कि जो बातचीत है वो अच्छी सही रास्ते पर जा रही है, और मतलब ये 60 दिनों का सीज़ फायर है, लेकिन इसको स्थायी तौर पर पीस ट्रीटी में बदलने की कोशिश है, तो इसलिए टाइम इसमें लगेगा भी, और इसमें बड़ी मेरे को लगता है कि ये जो बातचीत है, कम से कम अगले 7, 8, 10 साल तक का जो वेस्ट एशिया का जो भविष्य होगा, उसको तय करेगी। तो खैर, उसी को लेकर बातचीत हो रही है। जेडी वैंस, इसमें आपको पता ही होगा कि लगातार मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। कोशिश ट्रंप की तरफ से जेडी वांस ही सारी चीज़ें देख रहे हैं, और ट्रंप अब देखिए, एक तरफ तो नेतन्याहू का बयान है कि वो लेबनान में अपनी चीज़ें जारी रखेंगे और वो अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ ट्रंप एक बयान दे रहे हैं कि भई ईरान लेबनान में जो हिज़्बुल्लाह समर्थक हैं, उनको तुरंत रोके, और नहीं तो अमेरिका उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगा। यानी कि जो कंसर्न इज़राइल दिखा रहा है, सेम कंसर्न ट्रंप भी अपने मुँह से बोल रहे हैं। तो ये डिप्लोमैटिक चीज़ें हैं। जब तक बातचीत कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक मेरे को लगता है कि ये सब चलेगा। और आपको बता दूँ कि लेबनान में इज़राइली हमलों में 2-3 दिन के अंदर-अंदर 100 लोगों से ज़्यादा की लोगों की मौत हुई है, तो काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। और अब जैसे बातचीत हो रही है, तो इसमें एक खबर और निकल कर आ रही है कि कतर में $6 अरब ईरान के फँसे हुए हैं, वो उसके ऊपर भी आज बातचीत हुई। तो कतर वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। तो मिडल ईस्ट की जिस हिसाब से जेडी वांस कह रहे हैं, मतलब तकरीबन 1 घंटा पहले उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, आईएईए, उसके उसको लेकर जो बातचीत कही थी, उन्होंने यही कहा था कि जो आईएईए के इंस्पेक्टर जल्द ईरान लौटेंगे, और वो तेहरान के तरफ से जो कदम उठाए जाएँगे, उनकी निगरानी करेंगे, और इसकी बातचीत अच्छी हुई तो आगे उन्होंने कहा कि चीज़ें होती रहेंगी। जेडी वांस कह रहे हैं कि धमकियाँ और जो नोक-झोंक है, उनके बावजूद जो बातचीत है, वो आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ती रहेगी, और ईरान से अंतिम समझौते की मजबूत नींव
तैयार कर रहे हैं हम, ये उनकी तरफ से कहा गया है। जैसे शहबाज शरीफ का मैंने बताया, उन्होंने भी यही बात दावा किया कि हाँ, कि भई हमारी ठीक बातचीत हो रही है और दोनों मुल्क जो हैं ईरान और अमेरिका ठीक आगे बढ़ रहे हैं। जी, और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो बात ब्रिटेन की करते हैं। ब्रिटेन में 10 साल के अंदर-अंदर 7वें पीएम का चयन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका कारण है कि कीयर स्टारमर का इस्तीफा आया है। देखिए, कीयर स्टारमर 2024 में जो जनरल इलेक्शंस थे, उनमें वो जीते थे। लेबर पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई थी। उसी की वजह से कीयर स्टारमर को पद मिला था। लेकिन अब उनके पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स में काफ़ी वो पीछे छूट रहे हैं। मतलब जो हालिया जो चुनाव हुए थे, उनमें जो झटके लगे, उसके कारण उनको उनकी जो पार्टी के जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो पद छोड़ने के लिए उनको मजबूर कर रहे हैं और उन्होंने फैसला भी लिया है कि वो पद छोड़ देंगे। तो ये है, अब देखते हैं कि पार्टी का नया नेता, तो मुझे लगता है कि जैसे ही ये पूरा समर वैकेशंस खत्म होंगी, उसके बाद ही शुरू होगा। तो ये मान के चलिए कि मिड जुलाई में जाके ये पता चलेगा कि कौन ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री होगा। खैर, यही है कि उनके जो अगले चुनाव तक क्या वो सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं, इसका जो जवाब है, वही सबसे ज़्यादा मतलब उनके लिए मुश्किल पड़ा। और अभी बहुत सारे जगह पे जो स्थानीय निकाय चुनाव थे, जो मतलब मेयर वगैरह के जो चुनाव थे, उनमें कई जगह पे पार्टी का जहाँ होल्ड था, ठीक-ठाक होल्ड था, वहाँ पर उन्होंने अपनी सीटें गँवाई। और उसमें उसी के कारण की कीयर स्टारमर को की मुश्किलें बढ़ी हैं। अब 2 साल का कार्यकाल हुआ है और मतलब वैसे लेबर पार्टी 15 साल की कंज़र्वेटिव शासन का अंत करके कीयर स्टारमर और की मतलब लेबर पार्टी की वापसी हुई थी और बहुमत आई थी। लेकिन ख़ैर 2 साल के अंदर-अंदर ही कीयर स्टारमर को अब अपना अपना अपन कह सकते हैं कि रास्ता नापना होगा। 2016 के बाद 2016 से 2026 तक देखेंगे तो मतलब 7वां प्रधानमंत्री बदला जा रहा है। इससे पहले डेविड कैमरन, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रेस, ऋषि सुनक और थेरेसा मे। तो मतलब ये 7-8 6 पहले रहे हैं, तो अब 7वां नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। तो काफ़ी अपन कहें कि पिछले 10 साल के अंदर-अंदर ब्रिटेन ने काफ़ी कुछ देखा है। जी, और इससे अगर आगे बढ़ें तो बात लखनऊ की करते हैं। लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई है। बयान ये आ रहा है ब्रजेश पाठक का कि कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। ये क्या कारण रहा आग लगने का? देखिए, ये यूपी की लखनऊ की यूपी की जो राजधानी है लखनऊ, वहाँ की खबर है। और दोपहर को 2:30 बजे के आसपास एक इमारत में आग लगी थी। उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट फँसे हुए थे। उसमें 15 लोगों की डेथ हो चुकी है अभी तक। 3 महिलाएँ हैं और 12 जो स्टूडेंट्स हैं, मेल स्टूडेंट्स हैं। और अब इसमें ये था कि लर्निंग स्पेस नाम से एक लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। तो लाइब्रेरी में उस समय मतलब वहाँ पर स्टूडेंट पढ़ रहे थे और एकदम से वहाँ पर आग लगी। एसी के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका बताई जा रही है। और इसके कारण मतलब जो है वो स्टूडेंट्स हैं वो मारे गए हैं। तो 15 स्टूडेंट्स की डेथ हुई है, काफ़ी बड़ा नंबर है। देखिए, गुरप्रीत, इंडिया में ना कई बार इस चीज़ को लेकर सवाल उठते हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं, क्या वो फायर मतलब आग जब उनमें आग लग जाती है तो डेथ की खबरें होती हैं। रोहतक में जैसे कुछ दिन पहले एक खबर थी। इवन मतलब आज मैं एक तमिलनाडु की सी फूड फैक्ट्री की देख रहा था, वहाँ पर भी अमोनिया गैस का रिसाव हुआ, वहाँ पर 7 मज़दूरों की मौत हो गई, 40 से ज़्यादा अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये खबरें कई बार चिंता में डालती हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो वर्क प्लेस की बिल्डिंग्स हों या फिर पढ़ने-लिखने वाली या फिर जिम करने वाली या दुकानें, क्या वो मतलब फायर के मामले में हों या और सेफ्टी के मामले में क्या वो सेफ हैं? तो ये बड़ा सवाल है। और 15 स्टूडेंट्स की मतलब जान जो गई है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? तो ये एक बड़ा मामला है। फायर सेफ्टी बिल्डिंग में नहीं थी, उसमें मतलब इवन बिल्डिंग में 2 दरवाजे तक नहीं थे, 1 दरवाज़ा था। अब उधर से ही मान लो आग स्टार्ट हो गई, तो और ना फायर एग्ज़िट था। तो फायर सेफ्टी के लिहाज़ से बिल्डिंग मतलब वेल इक्विप्ड नहीं थी, इसके कारण ही मतलब 15 स्टूडेंट्स की डेथ हुई है। तो बड़ी घटना है और उत्तर प्रदेश में काफ़ी इसको लेकर अभी चिंताएँ बनी हुई हैं। विजुअल्स हम देख ही रहे हैं कि कैसे 10-10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगी हुई थी
और जो बच्चे जिन बच्चों की डेथ हुई है, कोई 23 साल का है, कोई 25 साल का है, सारे यंग लड़के हैं, जो बेसिकली नौकरियों की तैयारी वगैरह करते हैं, वो लड़के हैं सारे। कोई कॉलेज पास आउट है, कोई अभी कुछ काम कर रहा है, तो काफ़ी दुखद घटना है और इसकी मेरे को लगता है कि ईमानदारी से जाँच होनी चाहिए, ताकि जो बच्चों की जिसकी वज़ह से डेथ हुई है, उनको सज़ा मिल सके। जी, अभी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी पहुँचे हुए हैं, लगातार जायज़ा ले रहे हैं, शायद ऐसी चीज़ें पहले होनी चाहिए। ख़ैर, उससे आगे बढ़ें तो उद्धव ठाकरे के दड़े के संगठन के 6 सांसद शिंदे के साथ शिवसेना में शामिल हो गए हैं। हाँ, हाँ, मतलब ये खबर तो हम पिछले हफ्ते भी हमने इसके बारे में बात की थी, तो तब सिर्फ़ ये था कि हाँ, 6 सांसद गायब हैं और वो शिंदे के साथ जाएँगे, ये सब चल रहा था। पार्टी टूटेगी, दोबारा पार्टी टूटेगी, आज फ़ॉर्मल हो गया है। आज एकनाथ शिंदे ने 6 सांसदों को, उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों को जॉइन करवाया है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारा कुछ किया है और मतलब आप कह सकते हैं कि बंगाल के बाद बीजेपी ने दूसरी मतलब पश्चिम बंगाल के बाद मतलब महाराष्ट्र को टारगेट के लिया और महाराष्ट्र में दूसरी बार शिवसेना को तोड़ा है। खैर बातचीत तो अभी बीजेपी वालों के बहुत सारे नेताओं के बयान उत्तर प्रदेश के लिए भी आ रहे हैं, पर मेरे को लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश में ये जो ऑपरेशन लोटस है, ये कर पाएँगे। उत्तर प्रदेश में भी कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के सांसदों को तोड़ेंगे। ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि इलेक्शन ईयर है अगले साल 2027 में और अखिलेश यादव की जो पार्टी समाजवादी पार्टी, वो काफ़ी मजबूत है। पर खैर, इनके पास जितनी तंत्र हैं, ईडी वगैरह, सीबीआई, क्या पता किसको तोड़ लें, तो वो तो नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि 6 सांसद आज टूट के एनडीए में शामिल हो गए हैं और अब सिर्फ़ 3 सांसद बचे हैं उद्धव ठाकरे के पास। जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने जिन्होंने पार्टी जॉइन की है, उनको ट्वीट करके बिकाऊ कहा है। ये कहा है कि ज़मीर मरा हुआ था और उनकी वफ़ादारी बिकाऊ है, रातों-रात बिना किसी बात के ही इन सब ने छोड़ दिया। तो कई सारे मामले हैं, लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर पैसे बहुत चले हैं, 50-50 करोड़ रुपए के हिसाब से इन सांसदों को खरीदा गया है। एक थ्योरी जिसके बारे में हमने शुक्रवार को भी बातचीत की थी, कि मोदी तकरीबन 340-345 सांसदों का टारगेट लेके चल रहे हैं, ताकि वो जो डिलिमिटेशन वाला बिल है, वो लोकसभा में पास कर सकें। उसके लिए ही उन्होंने अलग-अलग रीजनल पार्टियों के सांसदों को तोड़ने का पूरा एजेंडा लिया हुआ है। जी, बिल्कुल। और इससे आगे बढ़ें तो राम मंदिर की बात एक बार फिर से करते हैं। लगातार वहाँ से ये तो जाँच का विषय बना ही हुआ है कि पैसे कहाँ और कैसे जाते रहे हैं, आखिर कितनी बड़ी है वो चोरी। अभी राम मंदिर के ट्रस्टियों के भतीजे व रिश्तेदार महँगी ज़मीनें खरीद रहे थे, ये मामला सामने आया था। महँगी भी कम 2 गुना या 4 गुना नहीं, 17-17 गुना ज़्यादा पैसे दिए जा रहे थे। देखिए ये गुरप्रीत किस लेवल की चोरी बताऊँ मैं? आप इसको मैं आसान भाषा में पहले दर्शकों को, अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि ये ज़मीन वाला मामला तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। राम मंदिर के लिए और राम मंदिर के आस-पास ज़मीनें खरीदी गई। ये सब ज़मीनें जिनको राम मंदिर चलाने की जो जो ट्रस्टी थे, उनके भाई-भतीजों ने, रिश्तेदारों ने खरीदी। सस्ते-सस्ते दामों में ज़मीनें खरीदी। फिर ट्रस्ट ने उनसे ज़मीनें खुद खरीदी और वो 17 गुना ज़्यादा दामों पे वो खरीद ली। मान लो कि कोई कोई 1 एकड़ ज़मीन 40 लाख रुपए आम किसान से जो ये राम मंदिर के जो कर्ता-धर्ता हैं, उनके रिश्तेदारों ने खरीद ली। तो जो ट्रस्ट है, राम मंदिर के जो कर्ता-धर्ता हैं, उन्होंने अपने रिश्तेदारों से वो खरीदा, फिर वो तकरीबन 5 करोड़ रुपए में, 40 जी, लाख का जो एकड़ था, वो 5 करोड़ रुपए में खरीदा। तो ऐसे जी, कर के जितनी भी ज़मीन की खरीद-फरोख्त हुई है, वो सारी ऐसे ही हुई है। ठीक है? और आपको थोड़ा हैरानी और बताता हूँ, राम मंदिर जो बना है, उसमें भी 40% की कमीशनखोरी की बात निकल कर आ गई है। मान लो कि राम मंदिर जब बन रहा था, तो किसी को सीमेंट का ठेका था, किसी को सरिये का, उन सब में 40% कमीशन की बात निकल कर आ रही है। ठीक है? तो एसआईटी जो जाँच कर रही है, वो काफ़ी मतलब मामला आगे तक जा रहा है। जो ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं चंपत राय, जो राम मंदिर के कर्ता-धर्ता हैं, नरेंद्र मोदी एक काफ़ी खास व्यक्ति हैं। उनके भतीजे चंदन राय ने वहाँ पर बहुत महँगी-महँगी ज़मीनें खरीद रखी हैं और उसका भी इश्यू चला हुआ है। सर्कल रेट से जी, 17 गुना ज़्यादा पे ज़मीनें खरीदी गई हैं। ठीक है? सेम
आप देखेंगे कि वहाँ पर एक गोपाल राव हैं, उनके जो भतीजे हैं सोमेश आनंद, उनका भी सेम मामला है। तो ये अनिल मिश्रा है, उसके जो रिश्तेदार हैं लव कुश, अनुकल्प, उनका भी सेम मामला है। तो चढ़ावे की चोरी तो थी ही थी, सोने चांदी की ईंटें गायब करने का मामला तो था ही था। अब जो मामला है कि जमीनों में भी घोटाला, और जो निर्माण कार्य है राम मंदिर का, उसमें भी घोटाला। ये अपने राम के नाम पे कितने लेवल की चोरियां हो रही हैं, ये आप समझ देखिए। बिल्कुल बड़ा परेशान करने वाला मामला है, और मुझे लगता है कि अगर इस मामले पे ढंग से जांच होती चली जाएगी तो फिर काफी लोग नपेंगे। जी। और इससे आगे बढ़े तो सिंधु जल संधि के ऊपर पाकिस्तान का भारत को धमकी भरा संदेश आया है कि रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि जिस पल पानी पर खतरा लगा हम जंग शुरू कर देंगे। ये डीप होता जा रहा है मामला। वैसे भी पानी को लेकर जैसी चिंताएं बनती जा रही हैं, हर तरफ से चिंता का विषय है। देखिए, आप देख ही रहे हैं कि वहां पर पाकिस्तान में कई इलाकों में सिंध हो या बलूचिस्तान हो, वहां पर पानी को लेकर कई बार आंदोलन देखने को मिले हैं। नॉर्थ वेस्ट कैनाल में बताया जा रहा है कि 64% पानी की कमी है। राइस कैनाल हो, दादू कैनाल हो, वहां पे भी पानी की कमी बताई जा रही है। और जो सुक्कूर बैराज है, उसमें भी लगातार जल स्तर घट रहा है। तो उसको लेकर ये सारा, इसी मामले को लेकर वहां का जो लोकल न्यूज चैनल है पाकिस्तान का, एरे न्यूज पे वहां वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कहा है कि अगर भारत इंडस वाटर ट्रीटी के साथ छेड़खानी करता है, इसके अगर उनकी जो वाटर सिक्योरिटी है पाकिस्तान की, वो खतरे में पड़ती है, तो फिर वो नहीं हटेंगे। आपको ध्यान हो कि अप्रैल 2025 में जब ये सारा मामला हुआ था, उस टाइम पे 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी थी, उसको भारत ने निलंबित किया था, और उसके बाद से उसकी बहाली तो हुई नहीं है। तो खैर, मुझे लगता है कि जो ये संकट चल रहा है, और इसमें सारे में जिस हिसाब से स्टेटमेंट्स आ रही हैं दोनों तरफ से, मुझे लगता है कि बैठ के बातचीत होनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ क्या कुछ हो सकता है। जो 6 नदियां हैं, आपको पता ही है, इंडस वाटर ट्रीटी आपको पूरे समझौते आपक्ष भी पता होगा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो खैर, 1960 में जो अयूब खान थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति, और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इनके बीच में समझौता हुआ था और पानी का बंटवारा हुआ था। तो अभी तो देखते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंडेड है, जो रद्द कर रखी है, उससे काफी असर पड़ रहा है। इवन जो पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम है, वहां पर भी पानी की कमी देखी जा रही है। तो कई कई सारी चिंताएं हैं पाकिस्तान की। देखते हैं कि आगे इस मामले में क्या क्या घटनाक्रम घटता है। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो ग्रामीण मजदूरी डाटा को लेकर कांग्रेस का बीजेपी के ऊपर हमला है। क्या हेरफेर है ग्रामीण मजदूरी के इस डाटे में? देखिए, ये ग्रामीण मजदूरों का एक डेटा आया है, अभी केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है। उसमें उनकी जो आय है, जो इनकम है, उसमें बढ़ोतरी दिखाने के लिए आंकड़ों में हेराफेरी की गई है। 2025 मार्च 2025 से जून 2025 से लेकर मार्च 2026 के बीच की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें जो लगभग 6% से बढ़ा के जो एनुअल जो मजदूरी होती है ग्रामीण मजदूरों की, उसको 17-18% दिखाया गया है। जबकि जो दैनिक मजदूरी है, जो डेली दिहाड़ी है, वो सिर्फ 12% बढ़ी है। तो इसको लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि ये जो आंकड़ों की हेराफेरी है, ये गलत तरीके से की गई है। और कांग्रेस इसको लेकर सवाल उठा रही है कि भाई आप मतलब डाटा को ही आप डेटा की ही आप डॉक्टरी कर रहे हैं, और डेटा डॉक्टरी के तहत आप ये दिखाने की कोशिश करें कि नहीं नहीं, मजदूरों की जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी हुई है, जबकि ऐसा है भी नहीं। तो खैर, सवाल तो जायज है, लेकिन मेरे को लगता है कि सरकार को इस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं। जी। और अशोक गहलोत का अमित शाह के ऊपर हमला है। बोल रहे हैं कि सीमावर्ती इलाकों में अमित शाह की जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है वो उसका मकसद ध्रुवीकरण है।
देखिए आपको बता दूँ कि जो पाकिस्तान से जो सीमाएँ लगती हैं, उसमें पंजाब, जम्मू-कश्मीर का रीजन है ही है, राजस्थान का रीजन भी है। राजस्थान में खासकर वेस्ट राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, ये जो इलाका है, यहाँ की भी जो बॉर्डर है, ये भी राजस्थान को लगता है। बॉर्डर इलाके में वहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो बाड़मेर में वहाँ पर जो बॉर्डर के लगते हुए मुसलमानों के गाँव हैं, वहाँ पर धार्मिक स्थल गिराए जाने का मामला चल रहा है। वहाँ पर एक जगह पे मस्जिद गिराई गई है और वो जो वहाँ पर कई ये अभियान लगातार चला रखा है। तो क्योंकि आपको पता है कि अमित शाह के पास होम मिनिस्ट्री है, तो उन्हीं के ऊपर ही ये हमला विपक्ष कर रहा है कि भई ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान में भी अगले साल चुनाव होने हैं, ताकि मुस्लिम समुदायों के प्रति आक्रामक रुख दिखा के और बाकियों को ये अपन कहें कि अ, कहीं न कहीं उनको वहाँ पर पोलराइज़ेशन के लिए ये सब किया जा रहा है। अब वहाँ पर जैसे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टें मैं देख रहा था और भी द हिंदू की भी देख रहा था, तो उनका यही कहना था कि यार ये जो मस्जिदें हैं, मदरसे वग़ैरह हैं, ये काफ़ी पुराने हैं, ठीक है? इनको अभी ये गिरा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी टेंशन है जो बॉर्डर के इलाकों में जो मुसलमान समुदाय रहते हैं उनमें। और उसको उसका कारण जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत, वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह सूबे में पोलराइजेशन करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में खाई चौड़ी करना चाहते हैं, इसके लिए ये सब किया जा रहा है। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो लद्दाख बंद का आहन हो रहा है 22 मई को, समझौते के से 22 मई को जो समझौता हुआ था, उससे पीछे हट रही है केंद्र सरकार। ये सारा मामला क्या है? आपको पता है कि लद्दाख स्टेटहुड की लड़ाई लड़ रहा है कि उनको राज्य का दर्जा मिले, उसकी लड़ाई लड़ रहा है। और लद्दाख का आपको एक चीज़ और ध्यान हो कि लद्दाख के लोगों ने आंदोलन किया था और इसको जो ये सोनम वांगचुक है, इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। बाद में इनको लद्दाख का जो डेलीगेशन था, उसके साथ समझौता हो गया केंद्र सरकार का और 22 मई को ये समझौता हुआ था। लेकिन और ये कहा था केंद्र सरकार ने कि हम हाँ, महीने के भीतर-भीतर हम आपका जो स्टेटहुड है वो बहाल कर देंगे और विधानसभा वगैरह बनाएँगे आपकी, सारा कुछ करेंगे। तो लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं और दोबारा फिर जो लद्दाख के जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, लेह अपेक्स बॉडी हो या फिर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हो या और हों, उन्होंने ये कहा है कि 23 जून को हम लद्दाख को पूर्ण तौर पर बंद करेंगे और इसका कारण ये है कि 22 मई को हमारे साथ जो समझौता हुआ था, उसका वो फैसले मानने से केंद्र सरकार मना कर रही है। देखिए, ये खाली लद्दाख के लोगों के साथ नहीं हो रहा है, ये आप कई मामलों में देख चुके हैं, किसानों के साथ भी देख चुके हैं। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन था, उसमें एमएसपी को लेकर भी ये कहा गया था कि एमएसपी का कानून बनाएँगे, लेकिन नहीं बनाया, आज तक किसान आंदोलन करते घूम रहे हैं। सेम विद दीज़ मतलब इसमें एक आध माँग मान लेती है सरकार और बाकी की माँगें ऐसे ही पेंडिंग छोड़ देती है। जैसे सोनम वांगचुक को तो रिहा कर दिया, लेकिन जो बाकी जो मेन डिमांड थी कि भई आप लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, स्टेटहुड उसका बहाल करेंगे, वो तो किया नहीं। तो अब ये घूम रहे हैं बेचारे लेह लद्दाख के लोग और ये कह रहे हैं कि हमें दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा और आंदोलन को करना भी पड़ेगा स्टेटहुड के लिए। तो खैर अ, हालाँकि सोनम वांगचुक पिछले दिनों आपने देखे होंगे कि कोकरोच जनता पार्टी के मंचों पे सक्रिय थे, लेकिन अब उनको दोबारा मेरे को लगता है कि लद्दाख में सक्रिय होना पड़ेगा। हालाँकि लेह लद्दाख में अभी मैं बताऊँ आपको टूरिस्ट सीज़न चल रहा है। लेह लद्दाख में तो सर्दियों में तो बहुत एक्सट्रीम सर्दी होती है। ये मौसम ऐसा होता है गर्मी के टाइम पे कि वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं बाइकों के ऊपर, 4x4 गाड़ियों के ऊपर, ये सब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पर लेह लद्दाख में, फ़ॉरेन टूरिस्ट भी बहुत आता है। अब 23 जून को अगर बंद करते हैं तो टूरिस्टों के सीज़न में पीक सीज़न में बंद करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं। तो ख़ैर देखते हैं कि इस केंद्र सरकार के कान पर कोई जू रेंगती है या नहीं रेंगती। लेकिन हाँ, ये सच है कि हर आंदोलन के साथ कहीं न कहीं केंद्र सरकार ने धोखा किया है। चाहे सीएनआरसी का मामला हो, सीएनआरसी का के आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार ने समझौता किया था, बाद में मुकर गई। किसान आंदोलन में भी बहुत सारे समझौते हुए थे, वो आपको पता है बहुत सारे मामलों पे मुकर चुकी है सरकार। आपको ध्यान हो पहलवान आंदोलन में भी पहलवानों से समझौता हुआ था केंद्र सरकार की, तो पहलवानों से भी मुकर गई थी सरकार। और अब ये लद्दाख वालों के साथ भी मेरे को लगता है कि केंद्र सरकार वही सलूक कर रही है। तो ये सोचना होगा जन आंदोलनों के लोगों को कि यार सरकार समझौते तो कर लेती है लेकिन एक भी समझौता अपना सिरे नहीं चढ़ाती है। तो ये जो बीजेपी का असली चरित्र है, ये कहीं न कहीं इसमें जग ज़ाहिर होता है और एक्सपोज़ होता है।
जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद गुरप्रीत।